प्यारे बच्चों, नमो नमः। मैं डॉक्टर हरिनारायण उपाध्याय, आपका शिक्षक। विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ेंगे और बढ़ेंगे शैक्षिक चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि हम लोग इस समय पठन पाठन का कार्य ऑनलाइन द्वारा संपन्न कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में हमने पिछली कक्षा में आप सबको समास के विषय में बताया था। समास किसे कहते हैं, समास शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है, समास शब्द में कितने पद होते हैं, ये सारे प्रकरण का अध्ययन आप कर चुके हैं। आज हम आपको समास के भेद कितने होते हैं संस्कृत के अनुसार और हिंदी के अनुसार, इसको बताने के पूर्व मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैंने व्यवहारिक शब्दों का प्रयोग करके सरलतम तरीके से बोध कराने का प्रयास किया है कि समास को आप अच्छी तरह से समझ लें। हमने बार बार संग्रह और विग्रह शब्द का प्रयोग किया। संग्रह का तात्पर्य होता है एकत्रित करना और विग्रह का तात्पर्य होता है अलग अलग करना। जैसे हम लोग उदाहरण के लिए जब कक्ष निरीक्षण का कार्य करने जाते हैं तो एक कक्षा के 25 छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिकाएं लेकर के जाते हैं, उनको वितरण कर देते हैं, वह विग्रह हो जाता है। लेके जाते हैं तो वो संग्रह रहता है और पुनः लिखने के बाद ले लेते हैं, एकत्रित कर लेते हैं तो उसे हम संग्रह कहते हैं। इस तरह से संग्रह और विग्रह व्यवहारिक शब्द हैं, परंतु समास में विग्रह शब्द और समस्त पद का प्रयोग हुआ है, इसलिए मैं समस्त पद का ही प्रयोग करके आपको उदाहरण के माध्यम से आज बताना चाहूंगा कि समास का विग्रह क्या होता है और समस्त पद क्या होता है। आइए आज हम समास के भेद के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। जैसा कि लघु सिद्धांत कौमुदी के लेखक व्याकरणाचार्य वरदराज के अनुसार संस्कृत में समास के 5 प्रकार बताए गए और सूत्र में उन्होंने स्पष्ट किया है समासः पंचधा। पंचधा का मतलब है समास 5 प्रकार के होते हैं, परंतु हमें संस्कृत के अनुसार अध्ययन न करके हमारे कोर्स में जो निर्धारित है सामान्यतः वे 6 प्रकार के समास होते हैं। उनको मैंने यहां पर क्रमशः लिख करके स्पष्ट किया है। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, 5वां है द्वंद्व समास और 6ठा है बहुब्रीहि समास। इस प्रकार से समास के 6 भेद बताए गए। हम क्रमशः एक एक समास का अध्ययन करेंगे और उसका उदाहरण देंगे, अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे। आइए सबसे पहले हम अव्ययी भाव समास को लेते हैं। अव्ययी भाव समास का अध्ययन करने के पूर्व सबसे पहले हम बहुत ही महत्वपूर्ण पद है अव्ययी, जिसे लिखा गया है ऐसा पद जो अव्यय हो। अव्यय का तात्पर्य है जो हमेशा
एक सा बना रहे और वह सभी लिंगों में, सभी वचनों में, सभी विभक्तियों में एक सा ही रहेगा, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा पद जो सभी वचनों में, सभी लिंगों में, सभी पुरुषों में एक सा बना रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, जिसमें परिवर्तन नहीं होगा, उसे हम अव्यय पद कहेंगे। और अव्यय पद कहां पर मिलेगा? वह पूर्व पद के रूप में मिलेगा आपको, जैसा कि मैं अभी उदाहरण देकर के समझाऊंगा। किसी भी शब्द के साथ पहला पद अव्यय होता है और दूसरा पद जो है वो संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होता है। प्रायः ये उपसर्ग के रूप में हमें मिलता है। आइए हम आपको बताने का प्रयास करते हैं कि परिभाषा क्या है इसकी अव्ययी भाव समास की। प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधाना अव्ययी भाव समासा। क्रमशः हम चलते हैं। पूर्व पद का अर्थ जहां प्रधान होता है वहां अव्ययी भाव समास होता है। पूर्व पद का अर्थ प्रधान जब हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि ये पूर्व पद हमारा प्रधान होगा, और पूर्व पद जब प्रधान होगा, पूर्व पद पूर्व पद पूर्व पद प्रधान होगा तो इसका तात्पर्य हुआ है कि ये सबसे पहले होगा, सबसे पहले होगा। और जो उत्तर पद होगा, जिसका नाम ही उत्तर पद है, जैसा कि आप जानते हैं समास में दो पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद, दूसरा होता है उत्तर। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय हो गया और दूसरा पद संज्ञा के रूप में आएगा और वह प्रधान नहीं होगा। यहां पर सूत्र है यन्न वेति तत् अव्ययः, जिसका व्यय न हो उसे अव्यय कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई रुपया पैसा है, वो एक जैसा तो बना नहीं रह सकता है। एक मूल वेतन पर काम करने वाला राज्य का कर्मचारी अगर उसी पर बना रहेगा तब तो उसका बड़ा नुकसान हो जाएगा, व्यवहारिक जगत में समझ लीजिए। इस तरह से अव्यय का अर्थ होता है जिसका व्यय न हो। यहां पर अव्यय का तात्पर्य क्या हुआ? अव्यय का तात्पर्य यहां हुआ सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु। सभी लिंगों में कौन कौन लिंग होते हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक। पुरुष कितने होते हैं? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। वचन कितने होते हैं? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और विभक्तियों में एक जैसा यह बना रहता है, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। आइए हम उदाहरण के माध्यम से इसे देखने का प्रयास करते हैं कि अव्ययी भाव समास
में पूर्व पद कैसे होता है, उत्तर पद कैसे होता है, उदाहरण के माध्यम से हम समझाने का प्रयास करते हैं आप सबको। ये यहां बिठा दें, ब्लैक बोर्ड छोटा है इसलिए परेशानी हो रही है। जैसे हमने लिखा प्रतिदिनम, एक शब्द है प्रतिदिनम। यहां पर ये प्रति शब्द जो लगा है ये उपसर्ग के रूप में आता है, उपसर्ग के रूप में आया। और दूसरा प्रधान के रूप में आया है, पूर्व पद प्रधान, पूर्व पद प्रधान। तीसरा पहला उपसर्ग के रूप में आया, दूसरा पूर्व पद प्रधान के रूप में आया। तीसरे क्रम में ये हमेशा एक जैसा बना रहेगा। अगर हम इसको, ये समस्त पद है, समस्त पद, समस्त पद की हम विग्रह करेंगे तो प्रतिदिनम को हो जाएगा दिनम, दिनम इति प्रतिदिनम। ये प्रतिदिनम आ गया। एक बार फिर से समझ लें, यहां पर प्रति उपसर्ग लगा हुआ है और ये पूर्व पद प्रधान है, इसका अर्थ प्रधान है। इसलिए यहां पर जब हम इसका विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा दिनम दिनम इति प्रतिदिनम। इस प्रकार से पूर्व पद प्रधान होते हुए और उपसर्ग के रूप में होते हुए अव्ययी भाव समास के रूप में यह पद आता है, समस्त पद जिसको। इसी तरह से एक शब्द है उपनगरम, उपनगरम। यहां पर ये पूर्व पद है और ये उत्तर पद है। जैसा कि आप सबको स्मरण होगा कि मैंने शुबंत पद बताया था, शुबंत पद, दोनों शुबंत पद है, ये भी है ये भी। दोनों शुबंत पदों का मिलन ही समास कहलाता है और उनका अर्थ ये होता है कि वो दोनों पद सार्थक होने चाहिए। तो देखिए दोनों पद सार्थक हैं। यहां पर उपनगरम, नगरस्य समीपम, इति उपनगरम। नगर के समीप। तो यहां पर देखें, यहां पर विग्रह किया गया है। विग्रह न करके हम ये कह सकते हैं
हाँ, विग्रह, और यहां पर समस्त पद है। समस्त पद का उल्लेख। अब कभी कभी आपके सामने ऐसा प्रश्न आता है, जैसे वो संख्या में लिखा है, संख्यावाची शब्द है, संख्यावाची शब्द को देख करके आपको भ्रम हो जाता है कि इसको हम द्विगु समास लिखें या अव्ययी भाव समास लिखें। द्विगु समास अथवा अव्ययी भाव समास। जैसे मान लीजिए एक सूत्र है, नदीभिश्च, नदीभिश्च, ये सूत्र है। इस सूत्र के अनुसार हमने लिख दिया पंच गंगा। इस तरह से लिख दिया। अब ये पंचगंगा है, तो यहां पर आप देखेंगे तो इसका अर्थ 5 लिख करके आप लिख देंगे कि ये द्विगु समास है, 5 गंगा। नहीं, नदीभिश्च सूत्र के आधार पर इसको हम लिखेंगे अव्ययी भाव समास। और कैसे लिखेंगे? पंचगंगा। यहां पर पंचगंगा लिखा हुआ है। पंचानाम पंचानाम गंगानाम समाहारः इति पंचगंगा। 5 गंगाओं का जो समूह है वह पंचगंगा कहलाए। इस तरह से 6 गंगा भी हो सकती हैं, 4 जमुना भी हो सकती हैं, 3 जमुना भी हो सकती हैं। तो अगर इस तरह का कोई शब्द आता है तो आपको अव्ययी भाव समास लिखना पड़ेगा। इस तरह से प्यारे बच्चों, मैंने आपको समास के कितने भेद होते हैं सरलतम तरीके से समझाने का प्रयास किया, और मुझे विश्वास भी है कि आप लोगों के समझ में बहुत आसानी से आया होगा, अच्छा लगा होगा। आइए एक बार फिर से हम रिवीजन कर लें। समास के वेग, लघु सिद्धांत कौमुदी के लेखक, व्याकरण के आचार्य वरदराज जी के अनुसार संस्कृत में समास 5 प्रकार की होती है, परंतु हिंदी के अनुसार या सामान्यतः हम लोग जो अपने पाठ्यक्रम के अनुसार समास पढ़ते हैं उसमें 6 भेद का उल्लेख हुआ। हम 6 प्रकार के समास का अध्ययन करेंगे, जिसमें से पहले समास का मैंने अव्ययी भाव समास का उदाहरण देकर के पढ़ाने का प्रयास किया, सरलतम तरीके से आप सबको समझाने का प्रयास किया। हम पुनः दूसरी कक्षा में मिलेंगे। आज यहीं पर हमारी कक्षा विश्रांत लेती है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करें, ताकि सब्सक्राइब कर वे लोग अधिक से अधिक इसका लाभ